नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ज़रूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी गरीबों की मदद में उतरी कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। बिहार की राजनीति में मचा बवाल, आरजेडी ने लगाया नीतीश पर बड़ा आरोप, जेडीयू ने दिया जवाब। जी हां दोस्तों, बिहार में राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद बिहार के राजनीतिक गलियारे में हलचल मची हुई है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि पैसे की बदौलत खरीद फरोख्त करते रहते हैं, लेकिन अब युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। नीतीश ने तो पहले भी सरकार बदल लिया था। राजद नेता के इस बयान के बाद जेडीयू ने भी करारा जवाब दिया है। जेडीयू नेता लल्लन सिंह ने कहा है कि राजद में किसी की भी इज्जत नहीं होती। रघुवंश प्रसाद सिंह जैसे बड़े नेता को भी सम्मान नहीं दिया जाता है। वो अगर जेडीयू में आना चाहे तो हम विचार करेंगे। इसके साथ ही लल्लन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार सबका सम्मान करते हैं। नीतीश कुमार की छवि ही ऐसी है कि उनके साथ आने को लोग तैयार रहते हैं। अभी और बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। रघुवंश ने एम्स से ही दिया उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा। राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे रघुवंश प्रसाद सिंह पटना एम्स में कोरोना संक्रमण का इलाज करवा रहे हैं और इसी दौरान अस्पताल से ही लालू के इस बेहद करीबी नेता ने ऐसा धमाका कर दिया कि बिहार की सियासत में अचानक हलचल मच गई है। रघुवंश ने आज राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा के बाद उन्होंने कहा कि हमने हमेशा पार्टी के कठिन वक्त में साथ दिया, लेकिन आज बहुत दुखी हूँ, इसलिए हमने अपना इस्तीफा भेज दिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी का नीतीश सरकार पर हमला, कहा यहाँ भ्रष्टाचार इतना कि चूहे बांध खा जाते हैं। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि मानसून के दस्तक से बिहार के कोसी और गंडक नदी के मैदानी इलाकों के लोग आशंकित हैं। उन्होंने कहा कि जान माल मवेशी का नुकसान हर साल होता आ रहा है, विस्थापन का सामना करते आ रहे हैं, लेकिन इस निकम्मी सरकार ने 15 वर्षों में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। भ्रष्टाचार का आलम ये है कि यहाँ चूहे बांध खा जाते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि डबल इंजन सरकार को नेपाल सरकार से वार्ता कर ठोस तैयारी करनी चाहिए ताकि बाढ़ जैसी विभीषिका का प्रभाव और नुकसान कम हो सके, लेकिन सरकार के पास नीयत और प्रबंधन की कमी है, जिसका खामियाजा हमारे कोसी इलाके के भाइयों को भुगतना पड़ता है। आरजेडी नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री ने अभी तक बाढ़ के खतरों को लेकर न कोई बैठक की और न ही प्रभावित क्षेत्रों में जाकर तैयारियों का जायजा लिया है। खाना पूर्ति के नाम पर आलीशान बंगले में बैठ बिना मीडिया से बात किए एक प्रेस नोट भेज देंगे। संबंधित विभाग के मंत्री को तो कोई लेना देना ही नहीं है। तटबंधों की मरम्मत या नए बराज को लेकर सरकार कभी गंभीर नहीं रही। कटाव तटबंध मरम्मत और निर्माण के नाम पर सिर्फ लूट और लूट होती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी का आरोप, पीएम मोदी चीन के दावे का कर रहे समर्थन, कब खड़े होंगे सेना के साथ। जी हां दोस्तों, लद्दाख में एलएसी पर गलवान घाटी में चीनी सेना से हिंसक झड़प के बाद से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार की नीति को लेकर सवाल कर रहे हैं। राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के दावे के साथ खड़े हैं, लेकिन वह हमारी सेना के साथ खड़े नजर नहीं आते हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, चीन ने हमारी जमीन ले ली, भारत इसे वापस पाने के लिए बातचीत कर रहा है। चीन कह रहा है कि यह भारत की जमीन नहीं है। प्रधानमंत्री सार्वजनिक रूप से चीन के दावे का समर्थन किया। पीएम चीन का समर्थन क्यों कर रहे हैं और भारतीय सैनिकों का समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं। बहरहाल लद्दाख के गलवान घाटी में पिछले हफ्ते हुई भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद ही स्थिति पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस ने कांग्रेस कार्य समिति की अहम बैठक बुलाई थी, जिसमें 3 प्रस्ताव पास किए गए। बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया। कांग्रेस ने कहा कि चीन ने हमारे हिस्से में ढांचा खड़ा करने की कोशिश की। प्रधानमंत्री के शब्दों से चीन के षड्यंत्रकारी रवैये को बल मिला है। कांग्रेस कार्य समिति में केंद्र सरकार से 5 सवाल भी पूछे गए। कांग्रेस ने पूछा कि अप्रैल मई 2020 से अब तक गलवान घाटी और पैंगोंग त्सो झील में हमारी सरजमीन पर चीनी सेना द्वारा कितनी बार घुसपैठ की गई है व घुसपैठ की कोशिश की गई, और प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक में यह क्यों कहा कि हमारी सरजमीन पर किसी ने घुसपैठ नहीं की, समेत 5 सवालों के जवाब मांगे।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पेट्रोल डीजल के रेट में तेजी के खिलाफ कांग्रेस का राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, लगातार 17वें दिन ईंधन के दामों में बढ़ोतरी। पेट्रोल डीजल 80 रुपए प्रति लीटर के करीब। कोरोना संकट के बीच भारत में पिछले 17 दिनों से पेट्रोल और डीजल के दाम में लगातार वृद्धि का सिलसिला जारी है। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस अब राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू करने जा रही है। हालांकि कांग्रेस का राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन ऐसे समय शुरू होने जा रहा है जब कोरोना महामारी से बचने के लिए लोगों को सामाजिक दूरी बनाए रखने को कहा जा रहा है। लगातार 17वें दिन यानी आज मंगलवार को भी पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफे का सिलसिला जारी रहा। राजधानी दिल्ली में डीजल इन 17 दिनों में 10 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमत 80 रुपए लीटर के करीब पहुंच गई है। दिल्ली में पेट्रोल का भाव 79.76 रुपए प्रति लीटर हो गया तो डीजल का दाम 79.40 रुपए प्रति लीटर हो गया। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दाम में अब महज 36 पैसे प्रति लीटर का अंतर रह गया है और लगातार 17 दिनों में पेट्रोल की कीमत 8.50 रुपए लीटर तो डीजल 10.1 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। मध्य प्रदेश में कल प्रदर्शन। कांग्रेस ईंधन के दामों में लगातार बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रही है। मध्य प्रदेश की कांग्रेस इकाई ने भी पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कल बुधवार को प्रदेश व्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया है। ये प्रदर्शन सभी जिलों में होंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस संकट काल में तत्काल पेट्रोल डीजल पर करों में कमी कर जनता को राहत प्रदान करे। कांग्रेस इस मूल्य वृद्धि के विरोध में और राहत की मांग को लेकर कल 24 जून को प्रदेश भर में आंदोलन करेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अशोक गहलोत ने CWC की बैठक में की राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की मांग। यूथ कांग्रेस ने भी किया समर्थन। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी में फिर राहुल गांधी को पार्टी की कमान सौंपने की मांग उठी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में आज यह बात रखी। सूत्रों के मुताबिक अशोक गहलोत की इस मांग के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास BV ने भी समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को एक वर्चुअल मीटिंग बुलानी चाहिए और राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना जाना चाहिए। आपको बता दें कि राहुल गांधी 2017 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के बाद सोनिया गांधी पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में कोरोना, तेल के दाम और चीन के साथ सीमा पर जारी तनाव को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया है। बैठक की जानकारी देते हुए कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, इस विशेष बैठक में 3 प्रस्ताव पारित हुए। CWC ने 17 दिन से शर्मनाक तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम लगातार भारत सरकार द्वारा बढ़ाए जाने पर गहन चिंता प्रकट की और याद दिलाया कि 6 साल में 12 बार से अधिक एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर मोदी सरकार 18 लाख करोड़ कमा चुकी है। सुरजेवाला ने कहा, CWC ने कहा कि ये रुपए 18 लाख करोड़ संकट की इस घड़ी में देश की जनता के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा। CWC ने पूछा कि 17 दिन से लगातार तेल के दाम बढ़ाने, 5 मई को पेट्रोल डीजल पर क्रमश 10 और 13 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने और 5 मार्च को 3 रुपए प्रति लीटर कीमत बढ़ाने के पीछे इस महामारी में सरकार की दुर्भावना क्या है। CWC ने मनरेगा के कार्य दिवस बढ़ाकर 200 दिन किए जाने की वकालत की। साथ ही मुफ्त भोजन के प्रावधान को 30 सितंबर 2020 तक अवश्य बढ़ाया जाए। 20 लाख करोड़ के जुमला पैकेज की चर्चा करते हुए CWC ने भारत सरकार से आग्रह किया कि 1% से कम का ये पैकेज न उद्योग धंधों की मदद करेगा और न ही खपत की शुरुआत कर पाएगा। इसलिए सरकार को लोगों को नकद पैसा देने पर विचार करना चाहिए। सुरजेवाला ने बताया कि गलवान घाटी, पैंगोंग त्सो झील और हॉट स्प्रिंग्स के भारतीय इलाकों में जबरन चीनी घुसपैठ की अनेक खबरों पर CWC गहन चिंता व्यक्त करती है। चीन सहित किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए कि ये इलाके भारत के अखंड भूभाग के अभिन्न अविभाज्य हिस्से हैं। मनमाने व अकारण अतिक्रमण एवं घुसपैठ द्वारा गलवान घाटी सहित हमारे भूखंड पर दावा करने का चीनी दुस्साहस ना तो सहन किया जाएगा और ना ही स्वीकार्य। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रोजगार के दावे पर अखिलेश का तंज, जनता से भी पूछा जाए उसकी थैली में क्या आया। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दावे पर तंज कसते हुए मंगलवार को कहा कि जनता से भी पूछा जाए कि आखिर उसकी थैली में क्या आया। अखिलेश ने ट्वीट में तुकबंदी करते हुए कहा, मुख्यमंत्री करोड़ों को रोजगार का दावा कर गए, रैली में पर जाकर जनता से पूछो भाई
क्या आया उसकी थैली में। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिलाने की प्रक्रिया में तेजी लाने की हिदायत देते हुए अधिकारियों को मनरेगा योजना के साथ साथ उद्योगों तथा निर्माण इकाइयों में रोजगार के 1 करोड़ अवसर पैदा करने के निर्देश दिए थे। अखिलेश ने एक अन्य ट्वीट में बिजली का बिल नहीं जमा कर पाए 50,000 उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटने का नोटिस भेजे जाने पर भी राज्य सरकार को घेरते हुए कहा, जहां प्रदेश में लोगों के पास काम, कारोबार, रोजगार नहीं है, वहीं बदला सरकार लोगों के बिजली बिल न जमा करवा पाने की वजह से कनेक्शन काटने का नोटिस भेज रही है। उन्होंने कहा, यह अमानवीय है। जो लोग कुछ काम कर पा रहे हैं उनका पैसा भी डीजल पेट्रोल की लगातार बढ़ती कीमतों की वजह से खर्च हो जा रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महंगाई भत्ते पर रोक के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र और यूपी सरकार से मांगा जवाब। 16 जुलाई को होगी सुनवाई। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी के चलते यूपी में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलने वाली महंगाई भत्ते का मामला अब कानूनी दांवपेच में उलझता नजर आ रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में यूपी सरकार के साथ ही केंद्र को भी नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है। अदालत ने जवाब दाखिल करने के लिए 3 हफ्ते की मोहलत दी है। अदालत इस मामले में 16 जुलाई को फिर सुनवाई करेगी। हालांकि हाईकोर्ट ने यूपी सरकार के 24 अप्रैल के उस शासनादेश पर फौरी तौर पर रोक नहीं लगाई है, जिससे महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को रोका गया था। गौरतलब है कि यूपी में सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते और पेंशनरों को मिलने वाली महंगाई राहत के भुगतान पर रोक लगा दी गई थी। इसके तहत यूपी के चीफ सेक्रेटरी ने 24 अप्रैल को एक आदेश जारी किया था। इस आदेश के तहत जनवरी 2020 से जून 2021 तक के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की किस्तें जारी करने पर रोक लगा दी गई थी। हाईकोर्ट के ही पूर्व अफसर अनिल कुमार और शिक्षक सुरेंद्र राही ने इस आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की। इस अर्जी में यूपी सरकार के आदेश को चुनौती दी गई। इसमें कहा गया कि यूपी सरकार को इस तरह का फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है। अर्जी में कहा गया कि इस भुगतान को रोकने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत केवल राष्ट्रपति में निहित है, जो कि वित्तीय आपातकाल लगाकर यह आदेश पारित कर सकते हैं। ऐसे में यह आदेश असंवैधानिक है। अर्जी में कहा गया कि प्रदेश के लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के सामने आर्थिक संकट का खतरा पैदा हो गया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट में कहा गया कि किसी शासनादेश या गजट नोटिफिकेशन के द्वारा या फिर प्रशासनिक आदेश से इस प्रकार के आदेश नहीं जारी किए जा सकते हैं। अर्जी में यूपी सरकार के 24 अप्रैल के शासनादेश को रद्द किए जाने की मांग की गई। मामले की सुनवाई जस्टिस जे मुनीर की बेंच में हुई। यूपी सरकार की तरफ से एडिशनल एडवोकेट जनरल MC चतुर्वेदी ने इस तरह के आदेश जारी करने का अधिकार होने की बात कहकर अर्जी को खारिज किए जाने की मांग की। अदालत ने इस मामले में यूपी सरकार के साथ ही केंद्र सरकार से भी जवाब तलब कर लिया है और उन्हें 3 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से एडवोकेट रमेश यादव ने उनका पक्ष रखा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन के दौरान सीएम नीतीश घर में बैठकर राजद को तोड़ने की रणनीति बना रहे तेजस्वी। जी हां दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लॉकडाउन के दौरान घर में बैठकर राजद को तोड़ने की रणनीति ही बना रहे थे। रघुवंश बाबू अभी बीमार हैं, मेरे अभिभावक हैं, ठीक होंगे तो उनसे नाराजगी का कारण जानने का प्रयास करूंगा। उन्होंने पार्टी को सींचा है। तेजस्वी राजभवन से निकलने के बाद पत्रकारों के सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने राजद छोड़कर जेडीयू में जाने वाले विधान पार्षदों का शुभकामना दी। साथ ही जेडीयू से सवाल किया कि राजद के विधान पार्षदों को तोड़ने से बिहार के लोगों को क्या लाभ होगा। जेडीयू के पास कोई नीति और सिद्धांत नहीं है। रघुवंश प्रसाद सिंह के इस्तीफे के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि जैसे ही वह ठीक होंगे मैं उनसे मिलकर उनकी नाराजगी जानने की कोशिश करूंगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गहलोत शुरू करेंगे इंदिरा रसोई स्कीम, वसुंधरा की योजना बंद करने की तैयारी। जी हां दोस्तों, सीएम गहलोत करेंगे इंदिरा रसोई योजना लॉन्च। इस योजना की लागत होगी 100 करोड़ रुपए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को तमिलनाडु की अम्मा रसोई योजना की तर्ज पर राजस्थान में भी इंदिरा रसोई योजना लॉन्च करने का ऐलान किया। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जन जागरण अभियान की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में अब कोई भूखा नहीं सोएगा। इसके लिए हम 100 करोड़ रुपए की लागत से इंदिरा रसोई योजना लेकर आ रहे हैं। इस योजना में स्थानीय स्वयं सहायता समूह की भागीदारी से हर गरीब को खाना खिलाया जाएगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब से आए हैं गांधी परिवार के नाम पर योजनाओं को लॉन्च करते जा रहे हैं। राजस्थान में वसुंधरा राजे की अन्नपूर्णा रसोई योजना पहले से चल रही है, जिसमें 5
रुपए में भरपेट नाश्ता और 8 रुपए में भरपेट भोजन करवाया जाता है। यह बीजेपी सरकार की सर्वाधिक लोकप्रिय योजना है, जिसकी वजह से राजस्थान की कांग्रेस सरकार की आंख में अन्नपूर्णा रसोई योजना हमेशा चुभती रहती है। योजना की लोकप्रियता को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे बंद करने का ऐलान तो नहीं किया है, मगर कहा जा रहा है कि इस योजना के लिए लगातार बजट में कटौती की जा रही है और अब इसके नाम पर इंदिरा गांधी के नाम पर इंदिरा रसोई योजना शुरू करने का ऐलान किया है। माना जा रहा है कि अन्नपूर्णा रसोई योजना में कटौती करने की वजह से ही कोरोना के समय में गरीब लोगों को खाने के लिए भटकना पड़ा था, जिसकी वजह से सरकार की किरकिरी हुई थी। इसे देखते हुए अब सरकार इसी तरह की अपनी योजना लेकर आ रही है। वसुंधरा राजे की अन्नपूर्णा रसोई योजना में रेडी टू ईट फूड घूमने वाले गाड़ियों के जरिए दिया जाता था, मगर इंदिरा आवास योजना में एनजीओ को पैसा दिया जाएगा और वह गरीबों को खाना खिलाएंगे। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।